दोस्तों साथियों नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। द पाठशाला ऑनलाइन के सब साक्षी कार्यक्रम में आज हम एक नए विषय के साथ आपसे जुड़े हैं और वह विषय है भारत में जातियां। क्योंकि भारत में अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग जाति समूह हैं, तो उनकी भारत में क्या स्थिति है, संवैधानिक रूप से वो कितने महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और जैसा कि कहा जाता है कि जाति है कि जाति नहीं, जब से व्यक्ति जन्म लेता है और अंतिम समय तक वो एक ऐसा बंधन है कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि अगर व्यक्ति अपने धर्म को भी परिवर्तित करता है तो भारत में तब भी उसकी जाति, उसकी पहचान बनी रहती है। इस संदर्भ में इस जानकारी के साथ हम जुड़े हुए हैं प्रोफेसर राकेश राणा जी के साथ में। राणा सर एक समाजशास्त्री हैं और एमएमएच कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। उनका अलग अलग समाज को लेकर के उनका अध्ययन है। आज की इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में हम समाज से संबंधित जो परिदृश्य है उस पर बात करेंगे। तो सर सबसे पहले हम किसान राजनीति की बात करें और राजनीति को यहाँ उस रूप में इस्टेब्लिश करने की बात करें, मजबूत स्तंभ स्थापित करने की बात करें तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का नाम जरूर लिया जाएगा। और चौधरी चरण सिंह जी ने तो और 2 कदम आगे बढ़ के अजगर जाति की एक कल्पना की, जिसमें जाट, गुजर, अहीर और राजपूत यानी कि जो बड़ी जातियां हैं समाज में, जिनका प्रभाव है, उनको लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। जैसा आपने कहा कि मीडिया ने उस अलग अलग तरह की जो उस तरह के लोग हुए, खुराफाती जिनको कहेंगे, असामाजिक जिनको कहेंगे, उन्होंने ये दूरियां बढ़ाई, उसके अपने अपने राजनीतिक लाभ लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम फिलहाल ये बात करें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो एनसीआर का जो क्षेत्र है वो इन 3-4 जातियों की बहुलता का है। अन्य जातियां भी मजबूत हैं, जैसे सैनी वहां एक मजबूत है, जातियों के रूप में आती हैं। काम कमेरे की, अगर किसान कमेरा की बात करें तो सब जातियां उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। लेकिन जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, जो ये जातियां हैं तो राजनीति इनके इर्द गिर्द घूमती है। तो अगर ये एक साथ मिल जाए तो क्या राजनीतिक परिदृश्य हो सकता है? ये एक बहुत मजबूत राजनीतिक परिदृश्य उभर सकता है। जैसा मैंने बताया आपको कि इसके रिजल्ट थे, और ये जब एक साथ एक किसान जाति के रूप में इन दोनों जातियों ने बाकी किसान समाज की यहाँ अगुवाई की और सबने मिलकर इनके साथ मुस्लिम प्लस हुआ, तो आप देखेंगे कि एक समय अजीत सिंह इतनी सीट ले गए, लोकदल इतनी सीट ले गया, और अजीत सिंह से हर मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी समझौता करने के लिए, उन्हें तमाम मंत्रालय देने के लिए मजबूर हुई, है ना। तो ये सब जो हमने नुकसान किया है ये उसी के कारण, वो इसलिए वो तोड़फोड़ की राजनीति करना चाहते हैं, है ना। अभी आपने देखा होगा, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, वो अब बल्कि उल्टा कर रही है कि जाट प्रभावी क्षेत्र में गुजर को टिकट दे देंगे, गुजर प्रभावी क्षेत्र में जाट को दे देंगी, ताकि वो कोई भी कहीं कामयाब ना रहे। जबकि आप मुख्यमंत्रियों का चुनाव, तमाम मंत्रियों का चुनाव जाति आधार पर कर रहे हैं। जाति भारत की सच्चाई है, ये रियलिटी है। इसके बिना भारतीय राजनीति 2 कदम नहीं उठाती है। और भारतीय राजनीति में जाति ने कोई नेगेटिव रोल प्ले नहीं किया है, बल्कि मेरे हिसाब से तो एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। अगर भारतीय समाज ने राजनीति के जरिए लोकतंत्र सीखा है तो उसमें भी जातियों का बड़ा रोल है। हर जाति ने अपने जातीय नेता खड़े किए, है ना। उनके जातीय नेताओं ने उस जाति की पहचान स्थापित की। उस जाति की सीढ़ी पर चढ़कर एक गांव का अनपढ़ किसान, पिछड़ी जाति, दलित जाति का नेता भी शहर में, दिल्ली में बैठे अपने जातीय नेता के यहाँ पहुंच जाता है और अपने बड़े से बड़े, छोटे से छोटे काम साधारण रूप से करा लाता, अपनी बात कह सकता है, उसके पास स्पेस वही है, स्पेस वही है जी। तो इसमें कौन सी ऐसी बात थी। और पूरी दुनिया के लिए जो डेमोक्रेटिक ट्रेट्स हैं वे अलग हो सकते हैं, लोकतंत्र के जो गुण धर्म हैं वे अलग हो सकते हैं, या वो कहें कि अशिक्षा लोकतंत्र को रोकती है, गरीबी लोकतंत्र को रोकती है, सामाजिक विषमता लोकतंत्र को रोकती है, गैर बराबरी लोकतंत्र को रोकती है। भारत में तो ये पूरी दुनिया में किसी भी हिस्से से सबसे ज्यादा है।
जातीय विषमता यहाँ से ज्यादा कहीं नहीं है, भाषाई विषमता यहाँ से ज्यादा कहीं नहीं है, गैर बराबरी यहाँ से ज्यादा कहीं नहीं है, जातियों की ऊंच नीच यहाँ से ज्यादा कहीं नहीं है, अशिक्षा की स्थिति आजादी के समय तो हम 30-32% पर ही थे, बावजूद उसके हमने लोकतंत्र के एक से एक पायदान पर लगातार आगे बढ़ने का काम किया। जी। तो ये एक अद्भुत तरह का समाज है जहाँ इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बिल्कुल आपने जैसे कहा, मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि एक दौर ये भी था कि अलग-अलग जातियों ने अलग-अलग संस्थाएँ भी खोली, शैक्षणिक संस्थाएँ भी खोली, यस, और वो उस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई। यस, और ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी, कोई दायरा नहीं था कि जिस जाति समाज ने वो संस्थाएँ खोली वही केवल उसमें पढ़ेंगे, पढ़ सब सकते थे। तो उस रूप में तो जातियों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्या वर्तमान समय में जो सरकार के द्वारा जातीय जनगणना की जा रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी इसके राजनीतिक मंसूबे वो अलग तरह के हैं, जबकि इसमें कहीं लेस मात्र भी कहीं कोई गलत नहीं है। आप ये देखिए सुमित जी, ये समझिए कि आज का जो दौर है वो डेटा साइंस का दौर है। पूरी दुनिया सूचनाओं और आंकड़ों को पूरी दुनिया से इकट्ठा करना चाहती है ना? और उन आंकड़ों के और उन सूचनाओं के आधार पर वो डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाना चाहती है। यानी कि पूरी दुनिया तो उस तरफ बढ़ रही है और पूरी दुनिया उस तरफ एक से एक प्रयोग और नवाचार करके उन उन चीजों को एक डेवलपमेंट के सिनेरियो में लाना चाह रहे हैं, है ना? और पूरी दुनिया के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो घर बैठे जो चाहे वो गिन रही है। जी। और हमें जो जाति आधारित समाज है जहाँ पूरी फंक्शनिंग जातियों के आधार पर होती हैं, शादी ब्याह जातियों के आधार पर होती हैं, वोट का वितरण, टिकट का वितरण, क्षेत्र का वितरण, सीटों का वितरण, निर्वाचन क्षेत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन सब जातीय आधार पर आप करते हैं और उसकी सही जानकारी आप लेने से हिचकिचाते हैं। तो इसकी तो एक साइंटिफिक तरीके से हमें आगे बढ़कर हमारे समाज के पास, हमारी पार्टियों के पास एकदम एक साइंटिफिक समझ होनी चाहिए। हमारे इन जातियों के पास कौन क्षेत्र में कैसे हैं, कितना है, कितनी जाति की महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने लोग अभी कितने पीछे रह गए हैं, किन चीजों की रिमेडी की जरूरत है, तो इस पर हम एक बेहतर बहुत प्रभावी पॉलिसीज बनाने में सफल हो सकते हैं। जी। तो अभी तक चूंकि ये काफी समय से मुद्दा उठा के जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस तरह के नारे भी लंबे समय तक चले हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि अभी तक जो इसका विरोध था जातीय जनगणना का, तो उसका क्या कारण देखते हैं? उसका कारण ये देखते हैं कि कुछ जो लोग अपने आप पर पूरी सत्ता पर कब्जा करे बैठे हैं, उन्हें फिर जब चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा तो उन्हें एक न्यायप्रिय ढंग से उस बंटवारे को करना पड़ेगा ना, या उसमें उनकी आंखों में खुद शर्म आएगी, खुद एक सामान्य रूप से एक सहमति बनेगी, उसका उन्हें खतरा है ना? कि एक तो यह है कि 80% लोग आपने एक तरफ रखे हुए हैं और 20% लोगों का सत्ता के संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर, देश की पूंजी पर पूरी तरह कब्जा है। ये आप जो अभी आप बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक दृष्टि से आपने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उस रूप से सरकारों को सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई, अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखते हैं, चूंकि आप उसके अध्येता हैं, जो समाज में जिन जातियों की संख्या कम होगी, तो क्या उन पर एक दबाव नहीं आएगा? जो बड़ी जातियां संख्या के आधार पर, छोटी जातियां अपने आप को कहीं कमजोर या उपेक्षित महसूस तो नहीं करेंगी? हमें उनकी संख्या सिर्फ एक राजनीतिक इस्तेमाल के लिए नहीं जानना ना। ऐसे बहुत सारे ढेरों बहुत सारी जातियां हैं जो बहुत कम संख्या की हैं, लेकिन उनका हमें फिर उनकी के लिए स्पेशल पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी ना, कि संख्या में भी कम है। जैसे अभी हम ट्राइबल पॉलिसी बनाते हुए क्या ध्यान रखते हैं कि ये ट्राइब्स को तो विशेष संरक्षण की जरूरत है, तो बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर ही है, कहाँ इतनी संख्या थी, कहाँ अब ये इतने
ही लोग रह गए हैं, क्योंकि जातियां हमारे लिए खाली लोग नहीं है ना, गिनती नहीं है ना, उनका सबका अपना एक कल्चर है, उनका अपना एक स्ट्रक्चर है, उनका समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है, उनके अपने आर्ट्स हैं, कलाएं हैं, है ना, उनकी अपनी एक सामाजिक पूंजी है, वो भी तो उनके साथ जुड़ी हुई है ना। अगर उसका संरक्षण संवर्धन हमें करना है तो हमें इन तमाम चीजों में आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है, राजनीति से आगे जाकर इन पर काम करने की प्लानिंग करने की जरूरत। ठीक है। अभी तक ये सुनने समझने में आ रहा था कि जातियां जो हैं वो गांव तक रही और गांव से जैसे महानगर विकसित हुए, मैं अगर दिल्ली की बात करूं, मैं कलकत्ता, बैंगलोर, उस तरह के महानगरों की मैं बात करूं, तो वहां शायद जातीय ढांचा उस रूप में समाप्ति की ओर था कि अंतरजातीय विवाह थे, कौन किस जाति से है, लोग संबंध उस आधार पर नहीं रखते थे। तो क्या दोबारा से ये चीजें नहीं आ जाएंगी, जातियों के खांचे बन जाएंगे? सुमित जी, ये बिल्कुल कोरा झूठ है और ऐसा नहीं है। जाति के बारे में ये भी कहा जाता है कि जाति नहीं जाती, है ना। ये ये डिबेट जो आपने सवाल पूछा, ये डिबेट आज की नहीं, ये पुरानी है ना। ये गांधी और अम्बेडकर के बीच भी चली जी। कि गांव सामंतवाद के गढ़ हैं, वहां जातिवाद चरम पर है ना। शहर विकास के केंद्र होंगे, ये होगा। अगर ऐसा ही था कि जाति गांव में ही रह जाती और शहर तक ना आती, फिर कहीं आपने चौधरी चरण सिंह कॉलोनी शहर में बसा दी, कहीं आपने अम्बेडकर कॉलोनी शहर में बसा दी, कहीं आपने काशीराम कॉलोनी शहर में बसा दी, कहीं आपने पांडवपुरवा शहर में बसा दिया, है ना। कहीं आपने तमाम उन पर कहें किस लिए कह रहे हैं आप इस शहर में कि ये सट्टों की मस्जिद है, ये दुल्हाओं की मस्जिद है, ये नाइयों की मस्जिद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्दे शहर और उससे जाति हिंदुस्तान की इतनी मजबूत इंस्टीट्यूशन है कि ये मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती है। इवन जातियों के फेर से बचने के लिए भारतीय समाज में धर्मांतरण की बड़ी प्रक्रिया चली, है ना। लोग हिंदू धर्म को छोड़कर जो है सिख धर्म में चले गए, है ना, ईसाई धर्म में चले गए, बौद्ध धर्म में चले गए। जाति ने वहां भी लोगों को नहीं बख्शा, है ना। वो लेकिन ईसाइयों में जब आपने ये कहा कि ये अलग अलग धर्म में परिवर्तित हुए, तो क्या वहां जातियां बनी रही क्या? हाँ हाँ हाँ, अरे बौद्ध धर्म वालों को भी वहां उस तरह से नहीं लिया गया। जो कन्वर्टेड बौद्ध थे उन्हें नव बौद्ध कहा गया, है ना। क्यों आप दलित ईसाई लिख रहे हैं, क्यों आप दलित ईसाई के लिए आरक्षण कर रहे हैं? तो ये जब धर्म में परिवर्तन होने के बाद बावजूद भी जातियां हैं, तो वो केवल भारत तक है। अगर वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके किसी वजह से उसकी जो बाहर लग जाती है, तो बाहर तो ऐसा नहीं होगा, केवल भारत तक में। बाहर तो जाति से भी खतरनाक स्वरूप है, वहां वो नस्ल में कन्वर्ट हो जाता है, वहां नस्ल भेद है, वहां रंग भेद है। तो यानी कि यहाँ अगर जाति है तो बाहर जाकर के उसका रूप बदलेगा, लेकिन और भी कुरूप फॉर्मेट लगभग वही है, और भी कुरूप है। हमारे पास तो सिर्फ उसका एक जातीय भेदभाव है, वहां पर नस्ल भेद है, रंग भेद है, तमाम चीजों के साथ उसके साथ जो है भेदभाव है और उनके साथ एक पूरा अलगाव है। तो आपके विचार से, या आप जितना समझ पा रहे हैं या मैं जो समझ पा रहा हूं, मैं वो पूछने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या जाति, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि भारत की एक सच्चाई है, तो इस सच्चाई के साथ ही भारत हमेशा के लिए जीवित है? भारत ने इस सच्चाई के साथ कभी कोई ऐसे विरोधाभास नहीं रहा या इसके साथ उसका एडजस्टमेंट रहा। जाति तो गजब की एडजस्टेबल है ना। वो एक टाइम में सामाजिक फॉर्म में ज्यादा मजबूत थी, लेकिन अभी आप देखेंगे तो उसकी पॉलिटिकल फॉर्मेट उसका ज्यादा मजबूत है। लेकिन जातीय संघर्ष भी है, लेकिन जातीय संघर्ष तो वहां भी था, यहाँ भी है। अब वो पॉलिटिकल, अभी पूरा सत्ता का संघर्ष जातियों के बीच है, क्लास के बीच है। अभी अगला फॉर्मेट इसका आएगा बाजार के दौर में, आर्थिक फॉर्मेट। अभी एक एजेंट को आप पकड़िए, एक LIC का एजेंट है या वो किसी बैंक का फाइनेंसर है, क्या वो ऐसे ही सामान्य रूप में किसी का भी जाके बीमा कर रहा है या कुछ कर रहा है, या ऐसे ही वो सबसे पहले किन्हें पकड़ता है? अपनी जाति के लोगों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को। तो जाति तो बेसिकली हमारे पास एक नेचुरल नेटवर्किंग है,
और उसका लाभ उसे उसे हम एक सामाजिक पूंजी के, ये इसीलिए नहीं जाती कि जहाँ मीठा मीठा है वहाँ खाओ खाओ, और जहाँ कड़वा कड़वा वहाँ जाति बुरी, ऐसे नहीं जाएगी जाति। जाति का आप लाभ भी लेना चाहते हैं, मतलब शादी ब्याह में जाति में करूं, है ना, और जाति वैसे जाति खराब। जैसे आपने कहा कि जब मैं कहता हूँ शिक्षा आई, हाँ, लोग रोजगार और अन्य अन्य माध्यमों से शहरों में पहुंचे तो वहां अंतर्जातीय विवाह हुए। यस, तो जो नई युवा पीढ़ी जो शिक्षित हो रही है वो क्या जाति से अलग नहीं जा रही है? उसमें आप अंतरजातीय विवाह आज से नहीं हो रहे। अंतरजातीय विवाह तो जब से समाज में ये सब प्रगतिवादी धाराएं, प्रक्रियाएं, आधुनिकीकरण, शिक्षा का बढ़ना या पश्चिमीकरण, ये सब आया तब से अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर और बड़े लोगों में तो बहुत पहले से हो रहे हैं। पर मुझे तो उसके बावजूद भी जाति जाति में, नहीं है। जाति में कोई कमी नहीं आई है। जाति अपने आप में एक लिबरल इंस्टीट्यूशन है। मैं बता रहा ना जिसका कि जाति, जो आप गांव में भी जो आपका महंगा प्रोडक्ट है उसे तो आप जाति में भुनाना चाहते हो, मतलब उसे तो आप डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हो। और जो आपका घटिया प्रोडक्ट है, यानी कि जिस लड़के की आपकी शादी नहीं हो रही है, उसके लिए आप किसी भी जाति की लाने को तैयार हैं। आप बिहार से भी लाने को तैयार है, बंगाल से भी लाने को तैयार हैं, पहाड़ से भी लाने को तैयार हैं। तो ये जो समाज का दोहरापन है ना, कि जहाँ मतलब उसे उस जाति के लाभ मिल रहे हैं तो वहाँ मूछे ऊपर, है ना, और जहाँ जाति से काम है चल रहा वहां उसे नीचे करने में भी उसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसे तमाम उदाहरण है कि एक दौर ये चला जो हम कहेंगे, किसी का नाम नहीं लेते, कि बड़े नेता हुए तो उनके जो लड़के या लड़कियां हैं उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किए और उसका वो राजनीतिक लाभ भी लेते थे कि हमारा अंतर्जातीय Yes. संबंध है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। Yes. राजस्थान के एक मुख्यमंत्री Yes. के उस तरह के उदाहरण है कि उनके संबंध, वो खुद उस परिवार से हैं, जाट गुर्जर ठाकुर, उस तरह का कॉम्बिनेशन है। तो उसके बावजूद भी जाति क्यों नहीं जा रही है फिर? यानी कि केवल लाभ लेने के लिए। यस, जाति जाति का बेसिक फॉर्मेशन ही इस आधार पर है कि उसका केवल लाभ लेना है। अभी बहुत सारे लोग आप देखोगे ना, बहुत सारे लोगों को अपनी जातियों पर गर्व क्यों है कि जाति के नाम पर ही 4 सलाम मिल रही है, 4 राम राम मिल रही है। ये 4 नीचे की जाति के लोग उन्हें इसीलिए राम राम कर रहे, भले ही वो आर्थिक रूप से उनसे बहुत नीचे चला गया, है ना, लेकिन चौधराहट के नाम पर ही, झूठी चौधराहट के नाम पर राम राम मिल रही है। तो ये जो जाति तो ये इनसे मैं फिर वैसे को प्रश्न पर आता हूँ जिससे पहले मैंने कहा, तो क्या ये बड़े महानगरों में आपको देखने को मिलेगा ये सब? ये सब जगह मौजूद है। ये बड़े महानगरों में भी, मैंने बताया ना, आप घूमिए किसी भी बड़े से बड़े महानगर, जिसे आप जो है कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहते हैं, नेम प्लेट पढ़ते जाइए, सब पे आपको मिश्रा जी, दुबे जी, चौबे जी, पांडे जी, गुप्ता जी, सिंघल जी, गर्ग जी, फलाने बालियान जी, फलाने पवार साहब, आपको बड़ी प्लेट लगी मिलेगी, महंगी प्लेट लगी मिलेगी। और वो और मजबूत हो रही है। शहरों में तो ऑर्गेनाइज जातीय सभाएं हैं, जातीय सभाएं के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, सभागार बने हुए हैं, उनके पूरे कंट्रोल रूम बने हुए हैं, है ना। आप दिल्ली में जाइए, सूरजमल ट्रस्ट और ये सब क्या कर रहे हैं, कि ये कोटला गुजर भवन क्या कर रहा है, कि त्यागी भवन क्या कर रहा है। तो शहर और गांव से उस पर कुछ ज्यादा तो फर्क नहीं ये जो और राजस्थान में चले जाएंगे तो आपको जाट हॉस्टल, गुर्जर हॉस्टल, त्यागी हॉस्टल, यादव हॉस्टल जी, वहाँ तो बड़े मतलब हमेशा से एक बड़ी एक्सेप्टेंस है। तो उस रूप में हम देखें तो जाति का महत्वपूर्ण रोल है समाज को प्रगति में। तो फिर दूसरी ओर क्यों जातियों को लगातार ये कहा जातिहीन समाज होना चाहिए, भेदभाव नहीं होगा? आप पूरे भक्ति काल को देखिए सुमित जी, आप तो साहित्य के स्टूडेंट हो, है ना। सारे हमारे संत, है ना, तुकाराम, रैदास जी, ये कबीर तक सब, है ना, जाति को कोसते कोसते मर गए। हाँ, ये निम्न जातियां मानी जाने वाली जातियों से थे संबंधित, जाति को कोसते कोसते मर गए। जाति कैसे जाए, है ना। काशीराम आए, काशीराम ने क्या क्या, हमें अपनी जाति पर गर्व, और एक बड़ा सत्ता परिवर्तन करके एक जातीय राजनीति को आधार देके चले, स्थापित कर दिया। और उस जाति के प्रति लोगों का नजरिया भी अब बदल रहा है, उनकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है, और उनका समाज में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है जी। तो एक्सेप्ट किया तो फॉर्मेट
अलग आया, रिजल्ट अलग आया, और उसे खाली आदर्शात्मक रूप में उसका हम तिरस्कार आइडियली करते रहे, व्यवहारिक पटल पर कुछ नहीं किया। खाली गीत भजन गाने से तो जाति नहीं जा रही ना। तो चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सारी चीजें संचालित होती हैं, अगर हम संविधान के नजरिए से भारतीय जाति व्यवस्था को देखें तो वो फिर किस रूप में है? जब वो समानता की बात करते हैं तो वहां समानता तो फिर आएगी नहीं जाति की, जब बात हम करें ऊंच नीच की बात कर रहे हैं। मैं अपने संविधान की खूबसूरती इसी में ही मानता हूँ, और उस भारतीय संविधान ने ही भारतीय नेतृत्व को वो ताकत दी है कि जो इन बड़े तनावों को भी बड़ी आसानी से सेटल कर लेता है उस संवैधानिक लाइट के अप्रोच में। भारतीय संविधान बेशक समानता का जबरदस्त एक आदर्श व्यवस्था हमारे सामने रखता है, लेकिन जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था भी हमें संविधान देता है। जो समाज पीछे छूट गए हैं, जो जातियां पीछे रह गई हैं, डेवलपमेंट में बहुत पीछे छूट गई हैं, उन्हें जातीय आधार पर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने, उस समय देश के नीति निर्माताओं ने बिल्कुल खुलकर एक्सेप्ट किया, और जातीय आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का SC ST के लिए निर्धारण किया, और उसका परिणाम ये रहा कि वो कम्युनिटीज धीरे धीरे राष्ट्र की मुख्य धारा और विकास की मुख्य धारा में समाहित हुई है ना। और ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक स्ट्रेंथ है कि उसने इन समाजों को एक सेफगार्ड दिया, और किसी वायलेंटफुल अप्रोच या किसी साम्यवादी विचार या किसी इस तरह के विचार में जाने से रोका, और उन्हें अपने संवैधानिक दायरों में एक जो एक संघर्ष शैली होती है उसके दायरों में रहकर अपने आज तक संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग रहे हैं और हासिल कर रहे हैं, धीरे धीरे अपमंडित हो रहे हैं। आपके कहने के अनुसार जो चर्चा का विषय निकल के आया कि आपको लगता है कि जातियां भारतीय विकास में हर रूप से प्रोग्रेसिव नजरिए से महत्वपूर्ण है। अगर इस नजरिए से हम देखें और उससे आगे बढ़े तो क्या आपको इसका कोई नेगेटिव पक्ष लगता है कि जाति के जो नुकसान है भारतीय संदर्भ में? इसका भारतीय संदर्भ में मुझे एक नुकसान बस जब मैं कभी देखता हूँ कि हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं। किसी भी जाति के प्रति पूर्वाग्रह रखना ठीक नहीं है। किसी भी जाति के नवयुवक में टैलेंट हो सकता है, आप उसे मौका तो दो। पूर्वाग्रह से आप उसे पहले ही अगर आपने वो बना लिया, ओढ़ लिया, तो वो तो वंचित हुआ ही है, आप भी वंचित हो गए उसे समझने से, और देश को हो सकता है कि कोई अच्छा आप कोई प्रोडक्ट दे सकते थे। जैसे हम अपने सिलेक्शन करने के नजरिया, जहाँ हमारे पास कोई ऐसी अप्रोच होती है जहाँ हमें कुछ सेलेक्ट करना होता है, छांटना होता है, अगर वहाँ हम पूर्वाग्रह करते हैं तो इससे राष्ट्र का नुकसान होता है, समाज का नुकसान, देश का नुकसान। अंत में हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि जातियों के मानव विकास की एक अलग धारणाएं हैं संविधान के संदर्भ में भी और देश के संदर्भ में भी, लेकिन जब हम जातियों को उस खांचे में देखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर जो वाल्मीकि जाति है, गांवों में और शहरों में आज भी वो मल साफ करने से संबंधित, सीवर साफ करने से संबंधित कार्य करती है, तो उस रूप में तो जाति बहुत खतरनाक स्तर पर है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी काम को कर रहे हैं, जबकि वहां उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वहां भी ऐसे युवा होंगे जो आगे बढ़ना चाहते होंगे। तो इस जाति फॉर्मेट में क्या उनके लिए ये नुकसानदेह नहीं है? नहीं, उनके लिए नुकसानदेह है। और आपको अगर याद होगा तो उत्तर प्रदेश में एक ये प्रयोग मायावती जी ने अपने समय में किया था कि मैं गांव में सफाई कर्मियों के लिए एक ओपन भर्ती निकालती हूँ, और उसमें उन वाल्मीकि जातियों से ज्यादा संख्या जनरल जाति के लोगों की और उनकी हुई है, लेकिन उसे हम एक अप्लाइड फॉर्म में, व्यवहारिक फॉर्म में नहीं ला पाए। और इसके लिए हमें विशेष रूप से जो अभियान चलाने चाहिए, वाल्मीकि कम्युनिटीज
कि कोई बहुत बड़ी ऐसी संख्या नहीं है जिस पर हम कोई फोकस्ड करके उसे एक फौरी रिमेडी ना दे सकें, या उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना बना सके, या उसके इफेक्ट लेने के लिए हम उस पर फोकस्ड कोई अप्रोच ना कर सके। आजकल टेक्नोलॉजी है, उन्हें हम स्किल्ड करके, एजुकेट करके, उन्हें इसी पैसे में, है ना, ये तो एक सेक्टर है आजकल। और मोदी जी के समय तो स्वच्छता अभियान एक ग्लैमरियस स्टाइल में चल रहा है पूरे जोर शोर से, और उसके प्रभाव भी दिख रहे हैं, है ना। तो उस टेक्नोलॉजी से उन्हें लैस कर सकते हैं, उसका लाभ देकर उनके जीवन में हम बहुत सारी चीजें और ला सकते हैं। हम की नई पीढ़ी को स्पेशल एजुकेशन, हम वेस्ट मैनेजमेंट के फील्ड में आज दुनिया में पूरा सेक्टर खुला हुआ है, हम तैयार ही नहीं है। क्या उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाने के बावजूद भी, अगर आपने जैसा कहा कि सरकार योजना लाए या उसको उस तरह से उसने बड़ी संख्या उस लिहाज से नहीं है कि, और बड़ी संख्या भी हो तो सरकार के लिए सब चीजें संभव है, क्या बाकी अन्य जातियों में उनकी स्वीकार्यता हो जाएगी? भारतीय समाज थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का समाज है, इसमें ये इतनी जल्दी स्वीकार्यता भी नहीं करता, लेकिन ये इतनी जल्दी किसी का तिरस्कार भी नहीं करता। ये धीरे धीरे अकोमोडेट कर रहा है। इसका उदाहरण मैं आपको पंचायत राज के माध्यम से देना चाहूंगा। आज से मुझे खुद याद है कि आज से 30 साल पहले जिन जातीय समूहों को हमारे बड़े बूढ़े बाबा चाचा ताऊ अपनी चारपाई पर नहीं बैठाना पसंद करते थे, है ना, उनकी के खिलाने पिलाने का बर्तन तक अलग होता था, लेकिन पंचायत सिस्टम ने, पंचायत के आरक्षण सिस्टम ने, है ना, पंचायतों में उन्हें रिजर्वेशन देने से ऐसी स्थितियां उस गांव की कायाकल्प कर दी हैं कि अब उन्हें हम बराबर में बैठाते हैं, स्वीकार करते हैं, और जिस कप में हम चाय पीते हैं उसी कप में उन्हें देते हैं। तो ये एक स्वीकार्यता का एक, मैं कहता हूं, यानी कि अगर सरकार चाहे उनको समान अवसर दे, समान उनके संसाधन उपलब्ध कराए, तो पंचायत राज व्यवस्था में मजबूरी है कि सब समान हो जाएंगे, भले जाते कुछ भी हो। राज व्यवस्था के जरिए जो आरक्षण व्यवस्था की, उसका एक उदाहरण है ना कि वहां आप जातीय दूरियां घटी हैं, कम हुई हैं, है ना। हम इलेक्शन के कैंडिडेट मैनेज करने के लिए, समझौते करने के लिए एक साथ बैठ के पंचायतें करते हैं, है ना। छोटी जाति बड़ी जाति सब एक साथ बैठ के तय करती हैं, है ना। जाति है कि जाति नहीं, उसके बावजूद भी अगर सरकार चाहे तो वो विकास में कहीं बाधा नहीं है। आपके कहने का अर्थ ये हुआ ये सिर्फ बहाना है, ये सिर्फ बहाना है, और सरकार और समाज मिलकर के, अगर समाज एक तरह से नहीं भी चाहे तो सरकार इस तरह के प्रावधान कर देगी कि उनके समानता के अवसर होंगे, और जो अपने आप को बड़ी जातियां कहते हैं उनके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको पास वोट का अधिकार है, उसकी संख्या है, तो ये उसका समाधान भी है लोकतंत्र में। आपने ये कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय को हमसे साझा किया। और भले ही हमने जैसा कहा कि जाति है कि जाति नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी लोकतंत्र में सबको एक ही वोट का अधिकार है, और वो उस पंचायती राज व्यवस्था में सब लोग सम्मिलित होंगे, और जाति उस रूप में कहीं बंधन नहीं है, वो आड़े नहीं आती है, सबको समान अवसर उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों, साथियों, अगर ये वीडियो, ये वार्ता आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली अन्य किसी विशेष जानकारी के लिए हम आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।